हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 की हमने जो शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों। आपको बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 4 है हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, आज हो जाएगा फाइनली कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने स्टार्ट की थी। अगर मैं आपको जस्ट याद दिलाऊं आपको कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है इस चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। फिर जो साइंटिस्ट थे डॉबेरान, उन्होंने किस तरह से अपना फंडा बताया था, डॉबेरान ने ट्राइड बताया था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने न्यूलैंड्स के बारे में चर्चा की थी, न्यूलैंड्स ने किस तरह से किया था। मेंडलीव जब आए थे तो किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, ये हमने 3rd लेक्चर में देखा था। और आज हमारा ये 4था लेक्चर है दोस्तों, और जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और देखना है। और जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा खत्म हो जाएगा दोस्तों, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। छोटा सा ही वीडियो है, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, फटाफट से देख लेना दोस्तों, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो दोस्तों एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इज नथिंग बट एटम का साइज। ठीक है, जैसे कि नाम से आपको पता चल जाएगा कि जो साइज होगा एटम का वही होगा एटॉमिक साइज। लेकिन जो भी एटम का साइज होता है इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, यानी कि अगर आपको कोई भी एटम का साइज अगर बताना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका रेडियस, यानी कि एटम का रेडियस, या फिर इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज नथिंग बट एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। किसके किसके बीच में डिस्टेंस होता है? न्यूक्लियस के और उसके आउटर मोस्ट शेल से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं, लेट्स सपोज ये मेरा एटम है, एक पूरा ये क्या है, ये एक एटम है, उसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये न्यूक्लियस से लेके इसका जो बाहर का शेल है, यानी कि ये इतना डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना जो डिस्टेंस है इतना, ठीक है, जो रेडियस होगा, जैसे सर्कल में आपका सेंटर पॉइंट से सर्कल के लाइन तक कैसा रेडियस होता है, सेम इसी प्रकार जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। क्लियर है? और ये जो एटॉमिक रेडियस है दोस्तों, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर, पीएम जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में ही डिनोट करते हैं। और ये जो पिकोमीटर होता है वो नैनोमीटर से भी छोटा होता है। बेसिकली आपको बता दूं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि एक पिकोमीटर जो होता है ना दोस्तों, उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻12। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कि यानी कि एक को अगर हम 1 के आगे 12 बार 0 लग के डिवाइड करेंगे, इतना छोटा जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा हमारा पिकोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, जो कि नैनोमीटर से भी छोटा होता है पिकोमीटर। तो नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, करेक्ट है। लेकिन ये पिकोमीटर क्या है, 10⁻⁻12, यानी कि नैनोमीटर से भी छोटा है। तो हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पिकोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि नैनोमीटर से भी छोटा है। यानी इतना छोटा है कि इसको देखने के लिए आप अपने आंखों से नहीं देख पाओगे, इसको आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखना पड़ेगा। आगे और क्या बोला है, यू विल फाइंड दैट द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये रीजन में भी पूछा जाता है। क्या बोला है, यू विल फाइंड दैट द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। यानी कि समझ लो कि आपका ये क्या था, पीरियोडिक टेबल था। ठीक है ना, कल हमने पीरियोडिक टेबल का डायग्राम भी देखा था। लेट्स सपोज ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो अगर हम लेफ्ट से चालू करते हैं और राइट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो जो भी पीरियड्स रहेगा लेफ्ट से लेकर राइट तक जब हम लोग जाएंगे तो हमें एक चीज पता चलेगा कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते रहेंगे पीरियड के अंदर, तो उसका जो एटम का रेडियस रहेगा ना, एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे फिर से मैं देखता हूँ, ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक रेडियस जो रहेगा, फिर उसके बाद जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक रेडियस रहेगा उससे छोटा रहेगा, फिर उसका अगला वाला उससे भी छोटा रहेगा, उसका अगला वाला उससे भी छोटा, उसके अगला वाला उससे भी छोटा। तो ऐसे करते करते आप समझ जाओ कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा एटॉमिक रेडियस छोटा होते जाएगा, यानी कि इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो जब भी वो लेफ्ट से राइट तक जा रहा है विद इन ए पीरियड, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग ऐसे नंबर वाइज तो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का वो तो बढ़ते जा रहा है 1 बाय 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूक्लियस के ऊपर वो इंक्रीज होते जाएगा 1 बाय 1, और जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पुल होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक ज्यादा भारीपन महसूस होगा और ज्यादा
जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो उसके ऊपर जाएगा, पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ, एंड जिसके वजह से जो एटम होता है उसका साइज क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो जब एटम का साइज डिक्रीज होएगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि अगर बात करें, ये तो हमने देख लिया कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है या फिर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सेम उसी प्रकार जब भी हम लोग डाउन एक ग्रुप जाते हैं, यानी कि जब नीचे की तरफ आते हैं, समझ लो ये हमारा पीरियोडिक टेबल था, तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं जब भी, तो होगा क्या, यहां पे एटॉमिक साइज इट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज वाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो एक एक नया नया शेल ऐड हो रहा है। आपको पता ही है, ये हमने 9th में भी पढ़ा है कि 4 टाइप के शेल्स होते हैं, के एल एम एन एन, ये 4 टाइप के शेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो उसका शेल्स जो है वो एक एक बढ़ते जाएगा। पहले में के रहेगा, दूसरे में एक और ऐड हो गया के एल हो गया, तीसरे में के एल एम एन हो गया, चौथे में के एल एम एन हो गया। तो ऐसे वो एक एक शेल जो है ऐड हो जाता है। देयरफॉर जो डिस्टेंस था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, और न्यूक्लियस का वो बढ़ते जा रहा है। तो जिसके वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो हमारा एटॉमिक साइज रहेगा या फिर इन शॉर्ट एटॉमिक रेडियस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही में एटॉमिक साइज भी आपका इंक्रीज होते रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजीली एंड बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यह था हमारा पहला टॉपिक आज का, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है वो किस प्रकार बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है, ये हमने टोटली डिटेल में बता दिया। एक आखिरी टॉपिक यहां पे पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट द ओवरऑल व्यू, ठीक है ना, जो समरी एक तरीके से जो हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ा है ना, उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया है कि हमने एक चीज पढ़ा है पहले से, इट इज सीन दैट द मेटालिक एलिमेंट जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या होता है लेफ्ट की तरफ जो होते हैं। तो अगर आप कोई पीरियोडिक टेबल कंसीडर करो, जो लेफ्ट साइड वाले जितने भी है, लेफ्ट साइड वाले जो भी रहेंगे वो क्या होते हैं, नॉर्मली मेटल्स होते हैं। वैसे राइट की तरफ आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर कट याद करने के लिए फंडा दिया हुआ है कि मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, लेफ्ट की तरफ होते हैं। तो आप याद रखना कि लेफ्ट की तरफ क्या होंगे, मेटल्स होंगे। वही नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, राइट की तरफ होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वही दोनों के बीच में कौन होंगे, मेटालॉइड्स होंगे, जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स के भी। तो जो मेटालॉइड एलिमेंट है, एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन द दीज टू एलिमेंट, यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है, ये लाई करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताओ, यानी कि एक आपको समझ लो कोई पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, लेट्स सपोज, मैं भी देखो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं पूरा अच्छे से, लेकिन यहां पे समझ जाओ कि ऐसे हमारा पीरियोडिक टेबल था, इसमें ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे रोज थे, कॉलम्स थे। तो समझ लो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने क्या बोला कि हमारा एक, आपको याद होगा कि मैंने बताया था एक जिगजैग लाइन होता है, यहाँ पे समझ लो ये जिगजैग लाइन था, उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ अभी। तो ये जिगजैग लाइन की जो लेफ्ट की तरफ है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसमें क्या रहेंगे, ज्यादातर मेटल्स रहेंगे। फिर ये वाला हिस्सा यानी राइट की तरफ क्या रहेंगे, यहाँ पे नॉन मेटल्स रहेंगे। और जो ये जिगजैग लाइन के आसपास ही बिलोंग करता है दोस्तों, ठीक है ना, ये जिगजैग लाइन के आसपास ही बिलोंग करता है, इसमें क्या रहेंगे, ये वाले रीजन में मेटालॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे। यही बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? तो क्या बोल दिया लास्ट में, इट इज सीन दैट द जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करता है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको याद रखना है जिगजैग लाइन जो है वो सेपरेट करता है मेटल्स को नॉन मेटल से पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है समाप्त, क्योंकि यही बस टॉपिक था एंड इसके आगे भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यू जो है वो सब नॉर्मली जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना, इसके बारे में भी समराइज की हुई है कि क्या होता है मेटल्स, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होता है, ये सभी चीज़ हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो द चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड एंड इतना एश्योर मैं करता हूं कि उम्मीद करता हूं आपसे कि मुझे लगता है कि जो भी 4 लेक्चर हमने आज पढ़ाए हैं, आज हमारा 4था लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे, तो आपको ये चैप्टर 100% समझ में आ गया होगा। इतनी अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। आगे हमारा लेक्चर इसी प्रकार आता रहेगा। आपको लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। वैसे आगे और भी चैप्टर, मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो है इसके आगे के, वो सब भी आपके लिए लाते रहेंगे। आपके लिए बहुत सारे हमने कंटेंट डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। तो जो भी प्लेलिस्ट हमने बनाए हुए, साइंस 1 के, साइंस 2 के, मैथ्स का भी 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। आपका मैथ्स 1 अलजेब्रा, मैथ्स 2 ज्योमेट्री, ये सभी चीज़ कंप्लीट कर दिया। तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। आप बस देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए दोस्तों बोर्ड में, और दोस्तों अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कीजिए, सो दैट थोड़ा अगर आप हमारे वजह से अगर अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई और करता होगा। एंड बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से करते भी हैं लोग, लेकिन यहाँ पे मैं अपना, यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम आपके लिए हमेशा आगे रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आपका काम यही है कि हमको प्यार दीजिए दोस्तों, हमारे वीडियोस देखिए और अच्छे से अच्छा पढ़ाई कीजिए, सो दैट अपना
करियर आप बहुत ही अच्छा बना पाओगे और कंसेप्चुअल नॉलेज जो हम देने की कोशिश करते हैं आपको वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में जिसमें हम और एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।